हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर आप एस वाई बैफ या एस वाई बी कॉम या तो फिर टी वाई बी कॉम में अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ रहेगा या चेंज हुआ रहेगा या जहां भी आपको टॉपिक मिलता है, ठीक है, उस टॉपिक में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन कब किया जाता है और इनकॉर्पोरेशन में होने के बाद हमारा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब हम उसको अकाउंटिंग में कैसे एडजस्ट करते हैं। प्रायर का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब क्या होता है, ये सब हम आज सीखने वाले हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट प्लस एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे, सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर 1 है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो लेक्चर 2 में और आपको 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर लेक्चर 3, लेक्चर 4, ऐसे सीरीज चलेगा इसका, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन, इसका जानना बहुत जरूरी है। इनकॉर्पोरेशन होता क्या है, अगर आपको पता हो तो भी ठीक है, नहीं पता हो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकॉर्पोरेशन एक लीगल प्रोसेस है। लीगल प्रोसेस किसके लिए होता है ये लीगल प्रोसेस किसके लिए होता है? अगर हमने इनकॉर्पोरेशन को लीगल प्रोसेस का नाम दिया तो वो किसके लिए होता है? ये होता है कंपनी के लिए, ठीक है। क्या करने के लिए? रजिस्टर्ड करने के लिए। मतलब इनकॉर्पोरेशन एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जो कंपनी को क्या करने के लिए लगाता है? रजिस्टर करने के लिए लगाता है। कहां पे, किस जगह पे रजिस्टर्ड? कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ, उसके पहले का 1956 या 1850 या 1913, ऐसे जो पुराने पुराने कंपनीज एक्ट रहेगा उस अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग, जिसने पहले भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कर चुके वो, या तो फिर अभी जो करने वाले वो, ठीक है। मतलब इनकॉर्पोरेशन एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जो कंपनी को रजिस्टर करने के लिए बताता है या रजिस्टर होने के लिए बताता है, किसमें? कंपनीज एक्ट में। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है? ठीक है। अब ये समझ जाते हैं कि कंपनी को रजिस्टर करना एक लीगल प्रोसेस में, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है, ये जो हमारी कंपनी है, बिफोर इनकॉर्पोरेशन एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, थोड़ा फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है? बिफोर इनकॉर्पोरेशन हमारी कंपनी, जब हम लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं तो बिफोर इनकॉर्पोरेशन हमारी कंपनी में कोई शेयर होल्डर्स नहीं होते। शेयर होल्डर का मतलब कौन होता है? ओनर्स, ठीक है, रियल ओनर्स। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ओनर नहीं होते, होते ओनर। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग प्रमोटर बोलते हैं। वो प्रमोट द कंपनी, ठीक है। बिफोर इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी रजिस्टर होने से पहले प्रमोटर्स होते हैं। जैसे कि हम अपने ही कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, चलो रैंडमली, चलो कंपनी स्टार्ट करते हैं, कंपनी स्टार्ट कर दिया, रजिस्टर के बाद में देखेंगे, ठीक है। कंपनी स्टार्ट कर दिया, बिजनेस कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वट एवर द काइंड ऑफ एक्टिविटी हम कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक लीगल प्रोसेस में नहीं आए हैं। मतलब एज पर द कंपनीज एक्ट के प्रोसेस में नहीं आए, ठीक है। कभी ना कभी तो जाके हमको रजिस्टर करना पड़ेगा एज पर द कंपनीज एक्ट, अगर हम पर्टिकुलर किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, आप इंडिया में जिस किसी टाइप का बिजनेस करो तो हर किसी बिजनेस को किसी ना किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बैंकिंग कंपनी स्टार्ट करनी है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर करना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करे तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, मतलब इंश्योरेंस एक्ट के अंदर जिसका रेगुलेटरी बॉडी होता है। मतलब आपको इंडिया में अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई भी कंपनीज को या कोई भी टाइप के सेक्टर्स को स्टार्ट करना है तो आपको किसी ना किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कंपनीज में, मतलब हमने स्टार्टिंग में कंपनी स्टार्ट किया तो कंपनी को हमने रजिस्टर नहीं करवाया। मतलब किसी भी कंपनीज एक्ट में, मतलब कंपनीज एक्ट में हमने रजिस्टर नहीं करवाया। क्लियर है? उसके पहले हम बिजनेस करते, मतलब कंपनी स्टार्ट करते गए, कमाते गए, देखेंगे बाद में रजिस्टर कराएंगे। तो हम कौन हुए? वी आर प्रमोटर। हम कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। एक टाइम आएगा जब हमको कंपनी को लीगली रजिस्टर करना पड़ेगा। लीगली रजिस्टर का मतलब क्या होता है कि हमें कंपनी को अब रजिस्टर्ड करना जरूरी है। एज पर द लीगल प्रोसेस के हिसाब से हमें कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। बिफोर रजिस्ट्रेशन हमारी कंपनी का कोई सेपरेट स्टेटस नहीं होता। मतलब हमारी कंपनी की कुछ पहचान नहीं होती, सिर्फ एक प्रमोटर के हिसाब से बस कंपनी रन कर रही है। बहुत जल्दी से उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करा दिया, हमारी कंपनी को सेपरेट एक लीगल स्टेटस मिल जाता है, एक अलग नाम, सेपरेट लीगल स्टेटस, मतलब जिसमें
ओनरशिप अलग हो जाता है, ठीक है, ओनरशिप सेपरेट हो जाता है। इसमें ओनरशिप हमारे पास रहता है बिकॉज वी आर द प्रोमोटर्स, जो प्रोमोटर होता है कंपनी को प्रमोट करता है, लेकिन जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो कंपनी को एक सेपरेट नाम मिल जाता है, क्लियर है, सेपरेट नाम। अब ये हो गया इनकॉर्पोरेशन का मतलब। इनकॉर्पोरेशन करना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है, इनकॉर्पोरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसमें कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है एज पर द कंपनीज एक्ट, जिसके हिसाब से कंपनी को क्या मिलता है, एक सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है। अगर सेपरेट लीगल स्टेटस मिल गया तो क्या बन गया, तो कंपनी में प्रमोटर की जगह कौन हो जाएंगे, शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। इसका मतलब कंपनी क्या कर सकती है, अब पब्लिकली शेयर्स को इश्यू कर सकती है, मतलब कंपनी के पास फंड रेस का एक नया ऑप्शन आ जाएगा, शेयर करके, शेयर कैपिटल करके, उसके थ्रू कंपनी पैसा रेस कर सकती है, ठीक है। तो पैसा रेस करना, एक लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ शेयर्स या ओनरशिप में आ जाना, ठीक है। कंपनी नए नए कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है एज पर द कंपनीज एक्ट, उसके पहले नहीं कर सकती लीगली कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंपनी उसके पहले कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ रजिस्टर होने के बाद लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ये सब चीजें बेनिफिट मिलती है एज पर द आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद होता है कंपनीज एक्ट में, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है गाइस, इनकॉर्पोरेशन। हाँ, अब समझे, हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस रन किया था, जो भी है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर हमने इस अकाउंटिंग पीरियड से स्टार्ट किया, इस फाइनेंशियल पीरियड से स्टार्ट किया, तो एंड कभी होगा, मार्च में, ठीक है। मान लेते हमने अप्रैल में स्टार्ट किया, तो हो सकता है अप्रैल में ही हम इनकॉर्पोरेशन करेंगे, पॉसिबिलिटीज है। या तो फिर हो सकता है किसी मिड ऑफ द मंथ में हम लोग क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन करेंगे, ये भी पॉसिबिलिटीज है। मतलब जिस वक्त हमने इनकॉर्पोरेट किया, इनकॉर्पोरेट, तो उसी टाइम को हम लोग बोलेंगे इनकॉर्पोरेशन। अप्रैल नहीं, मई नहीं, मान लो हम लोग अगस्त में करते हैं, 1 अगस्त, 1 अगस्त में कंपनी को क्या कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं। तो इसके पहले के जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगे, इसके पहले के जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेंगे, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रहेगा, जो भी प्रॉफिट होंगे, उसको हम लोग बिफोर या फिर प्रायर, ठीक है, या प्री प्रॉफिट, प्रायर प्रॉफिट, या बिफोर द इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, ऐसे नाम से बनाएंगे। इनकॉर्पोरेशन के बाद वाले जो भी टर्म्स रहेंगे, जो भी मंथ रहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट, आफ्टर, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, इस नाम से हम लोग उसको बुलाएंगे। मतलब अगर किसी कंपनी का कोई प्रॉफिट है, हमारा बिजनेस तो पूरा 12 महीने का होता है, अप्रैल से लेके मार्च तक का, तो इस 12 महीने के टर्म पीरियड में अगर जिस दिन हमने इनकॉर्पोरेशन करवाया, उसी दिन से हमारा पोस्ट प्रॉफिट चालू हो जाएगा, मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन चालू हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा खर्चा एक होता है, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, कुछ एक्सपेंसेस हो गए, जो पूरे साल के भर के लिए रहता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि आपका कंपनी लीगली रजिस्टर कब हुआ है, पर्टिकुलर डेट पे हुआ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपके एक्सपेंसेस को, आपके इनकम को सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा। मतलब कुछ एक्सपेंसेस आपको प्री के हिसाब से दिखाना पड़ेगा, कुछ एक्सपेंसेस आपको पोस्ट के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। है तो एक ही टर्म, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली सेपरेटली शो करना पड़ेगा, ठीक है। यही ट्रीटमेंट हमको क्या करना है, अकाउंटिंग में लेके आना है। अब इसी चीज को हम लोग बोलते हैं टाइम रेशो, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम, मतलब होता है बिफोर और आफ्टर, प्री टाइम और पोस्ट टाइम, इसका रेशियो भी हम लोग सीखेंगे। इनकॉर्पोरेशन के कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ रेशियोज का ध्यान देना है, टाइम पीरियड मतलब टाइम रेशियो, दूसरा सेल्स रेशियो, तीसरा छोटे मोटे रेशियो परचेज रेशियो, उसके कैलकुलेशन कैसे है वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं इस प्रोसेस की। एक और टर्म है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब तो हो गया क्या, कि कंपनी को लीगली तरीके से कंपनी को रजिस्टर करवाना, जिसमें हमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। बट शायद आपको पता हो या नहीं भी पता हो, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट सिर्फ एक लीगल सर्टिफिकेट होता है जिससे तुम कंपनी को चालू कर सकते हो, तुम कंपनी को रन कर सकते हो, तुम्हारे पे कोई लीगल एक्शन, अगर इलीगल एक्टिविटीज करो तो होगा, अदरवाइज नहीं। मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस एरियाज के अकॉर्डिंग, मतलब गवर्नमेंट के नोटिफाइड की चीजों के अकॉर्डिंग, कि आप जिस कंपनी, मतलब जिस तरह का बिजनेस नहीं कर सकते, अगर उसको ओपन किया तो जरूर जेल में जाओगे, अदरवाइज आप स्टार्ट कर सकते हो,
ठीक है। एक और आता है कमेंसमेंट करके, ठीक है। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, अगर हमारा नया नया बिजनेस है, न्यूली बिजनेस है, ठीक है, नया नया बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, तो हमको कंपलसरी क्या लेना है, कंपलसरी हमको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेना है। इस सर्टिफिकेट को हम लोग बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। जैसे हम लोग का एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे हम लोग का एक सर्टिफिकेट होता है, जन्म लेने के बाद हमको कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है, बर्थ सर्टिफिकेट। तो कंपनी के लैंग्वेज में भी हम लोग क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट को बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद भी एज पर द कंपनी एक्ट और कंपनी रूल के हिसाब से आप कंपनी के लिए तो रजिस्टर कर लिए, ठीक है, बट उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट और लगेगा, दैट मीन्स कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आने के बाद ही आप अपने बिजनेस को लीगली तरीके से स्टार्ट कर सकते हो और फिर चालू कर सकते हो। नाउ यू कैन डू योर एक्टिविटीज आफ्टर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, लेकिन उसके पहले आपके पास क्या होना चाहिए, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आने के बाद 6 महीने के बाद आपको अप्लाई, मतलब 6 महीने के भीतर भीतर विद इन द 6 मंथ पीरियड आपको क्या अप्लाई करना है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां तक तो हमने सीख लिया। क्या सीखा हमने, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है, इनकॉर्पोरेशन इज अ लीगल प्रोसेस वेयर द कंपनी हैज टू बी रजिस्टर्ड और मस्ट बी रजिस्टर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। जिससे क्या मिलेगा, कंपनी हैज टू बी सेपरेट लीगल स्टेटस और ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम दी मैनेजमेंट और नेम। उसका कंपनी का एक अलग से खुद का अपना नाम हो जाएगा, जिसमें ओनरशिप अलग हो जाएंगे। पहले प्रोमोटर चलते थे, अभी कौन आएगा, शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि जब इनकॉर्पोरेट हुआ उसके पहले कमाए गए प्रॉफिट को क्या बोला जाता है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ तो कैपिटल लगाया होगा, पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है, रन कर रहे हैं। इनकॉर्पोरेशन के पहले कुछ तो कमाए रहेंगे और इनकॉर्पोरेशन के बाद कुछ तो कमाए रहेंगे, ऐसा होता है ना। या तो पूरा ही कमा लो, तो उसमें हमको डिवाइड करना पड़ेगा कि भाई ये पीरियड से ये पीरियड तक हमारा प्रॉफिट अलग नाम से आएगा, ये पीरियड से ये पीरियड तक हमारा प्रॉफिट अलग नाम से आएगा। तो आपको वही बताना है कि प्री इनकॉर्पोरेशन में किए गए और निकाले गए प्रॉफिट को और सेपरेट किए गए प्रॉफिट का क्या नाम होता है, व्हाट इज आइडेंटिकल नेम। और पोस्ट में आए हुए प्रॉफिट को क्या नाम होता है, मतलब पोस्ट में जो हम प्रॉफिट लिखते हैं उसका काम नाम होता है। देखो, अगर आपके पास आंसर है तो आप बता सकते हो कमेंट्स में, अदरवाइज मैं बता देता हूं, ठीक है। प्रोमोटर जब प्री इनकॉर्पोरेशन में रहता है तो प्रोमोटर रहता है, ठीक है, उसने अपने कैपिटल्स को लगाया होता है। तो कैपिटल्स लगाने के बाद वो जो भी प्रॉफिट कमाएगा इनकॉर्पोरेशन के पहले, बिकॉज प्रोमोटर है, कैपिटल लगाया हुआ है, तो जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसको नाम मिलेगा कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल रिजर्व। किस नाम से बोलेगा वो, कैपिटल रिजर्व। या तो वो कैपिटल रिजर्व कराएगा, या तो फिर अगर लॉस हुआ तो, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व, लॉस हुआ तो गुडविल नाम से बताएगा, ठीक है। लॉस मतलब बेसिकली क्या होता है कि कंपनी में प्रॉफिट कम पड़ गया, प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो कंपनी का जो प्रमोटर होता है उसको प्रमोट और पैसा लाने के लिए कहीं और से पैसा लेके आता है, किसी असेट्स को ऐड करता है वगैरह वगैरह, ऐसी सब चीजें होती है। तो इसके लिए प्री इनकॉर्पोरेशन में आया हुआ प्रॉफिट को हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व और लॉस को क्या बोलते हैं, गुडविल। बट जब हम इनकॉर्पोरेशन के बाद जाते हैं, पोस्ट प्रॉफिट में जाते हैं, तो पोस्ट प्रॉफिट का जो नाम होता है वो सीधा सीधा हमने पहले से भी देखा हुआ है 11th 12th में, ठीक है। पोस्ट प्रॉफिट में हमारे नाम को क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ है तो नेट लॉस। नॉट क्लियर, समझा आपको। मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन में आए हुए प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आए हुए प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट, अदरवाइज नेट लॉस। अभी हम सीखते हैं फॉर्मेट। क्लियर है। टाइम रेशियो कैसे आता है वो भी हम लोग देखेंगे, पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट के बेस पे हम लोग एक्सपेंसेस को डिसाइड करेंगे कि कौन से कुछ एक्सपेंसेस है जो प्री में कंपलसरी आते हैं, जो पोस्ट में कंपलसरी आते हैं। ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जो टाइम के हिसाब से डिवाइड होता है, ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जो सेल्स के हिसाब से डिवाइड होता है, और ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जो परचेज के हिसाब से डिवाइड होता है। कुछ ऐसे छोटे मोटे एक्सपेंसेस है जो डिवाइड होते हैं, अदरवाइज स्पेसिफिकली जैसे इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा वैसे हमको करना पड़ेगा। क्लियर है, देखते हैं आगे। सो हम लोग देखते हैं फॉर्मेट, कि फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह से हम लोग अकाउंट्स को और दिए गए इंफॉर्मेशन को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। 4 कॉलम, पर्टिकुलर मतलब एक्सपेंसेस, टोटल अमाउंट, रेशियोज, फ्री,
अमाउंट और पोस्ट अमाउंट, मतलब प्री एक्सपेंसेस और पोस्ट एक्सपेंसेस। ये जो फॉर्मेट है इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। क्यों हमें यही क्यों बनाना है, हमें यहीं से शुरुआत क्यों करना है, यहीं से हमको एक्सपेंसेस को अलग अलग क्यों करना है? क्योंकि आप जब जो चैप्टर का नाम पढ़ रहे हो उसमें आपको स्टार्टिंग में दिया है प्रॉफिट, ठीक है। हो सकता है हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें से हमको क्या फाइंड करना पड़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट हमें एज इट इज बनाना है, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट लेना है, क्योंकि हमारी शुरुआत जो होती है वो ग्रॉस प्रॉफिट से होती है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की शुरुआत और ग्रॉस प्रॉफिट का पोस्टिंग कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो इसके लिए हमें जो भी एक्सपेंसेस और इनकम है उनको सेपरेट सेपरेट शो करने के लिए ये स्टेटमेंट के हिसाब से बनाना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज प्री के अलग से रिकॉर्ड्स बनाओ, फिर पोस्ट के अलग से रिकॉर्ड बनाओ, वो मेथड्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, जस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट को उसको सेपरेटली कॉलम में बनाना है। जैसे प्री एक्सपेंसेस को प्री में लिखेंगे, पोस्ट एक्सपेंसेस को पोस्ट में लिखेंगे। प्री और पोस्ट का मतलब जब भी अगर मैं बात करूं तो प्री और पोस्ट का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है बिफोर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या बिफोर इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, और पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन की बात का, ठीक है। शुरुआत होती है इसकी, फॉर्मेट क्या है, इनकम, इनकम से, क्योंकि भाई हमको जो प्रॉफिट निकालना वो प्रॉफिट का दो ही नाम होता है ना, या तो कैपिटल प्रॉफिट आएगा या तो फिर कौन सा प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। तो शुरुआत होती है इनकम से। इनकम में सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर कभी आपके पास क्वेश्चन रहे जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हो तो सबसे पहले बेसिकली क्या करना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट से क्या फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट एज इट इज, जैसे आप फाइंड करते थे पर्टिकुलर अमाउंट लिख के डेबिट और क्रेडिट वाला, ठीक है, एक्सपेंसेस और इनकम लिख के डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकम को माइनस करके क्या निकालोगे आप, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद यहाँ पे जब पोस्ट करोगे तो उसको अलग अलग हिसाब से पोस्ट करना है। तो इनकम की शुरुआत होती है ग्रॉस प्रॉफिट से, और फिर अदर इनकम, आपके जो पेनल के प्रॉफिट एंड लॉस के अदर इनकम है, जैसे कि रेंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव जो भी वॉट एवर द काइंड ऑफ रिसीप्ट्स, आप उसको क्या करोगे, अदर इनकम में लिखोगे, ठीक है। ये होने के बाद आपका जो मेन हो जाएगा एक टोटल इनकम, ये हो गया आपका पहला टोटल इनकम। अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, बी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहला बेसिक प्री एक्सपेंसेस, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस है जो प्री में जाते हैं। नंबर 2 पोस्ट एक्सपेंसेस, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली पोस्ट में रहेंगे। नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है, टाइमली एक्सपेंसेस, जो ऐसे एक्सपेंसेस जो टाइम के हिसाब से डिवाइड होते हैं वो। नंबर 4 सेल्स एक्सपेंसेस, जो सेल्स रेशियो बेस पे डिवाइड करेंगे उसको सेल्स एक्सपेंस बोलते हैं। बिकॉज हमने पीएनएल में जब भी कुछ देखा तो इसी एक्सपेंसेस के बारे में देखा है, सैलरीज देखा है, रेंट देखा है, ऑफिस रेंट देखा है, ऑडिट फीस देखा है, ठीक है, इंश्योरेंस देखे हैं, सेल्समैन सैलरी देखे हैं, बैड डेट्स वगैरह, यही सब एक्सपेंसेस देखे। तो यही सब एक्सपेंसेस को क्या करना है, एज इट इज के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से डिवाइड करना है, ठीक है। बस इसके अलावा अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन है तो अदर एक्सपेंसेस को उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। बेसिकली 4 एक्सपेंसेस को याद रखो, ठीक है। ये हो जाएगा नंबर बी। टोटल एक्सपेंसेस, ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंस के बाद हमको क्या मिलता है, या तो हमें मिलेगा कैपिटल रिजर्व्स या तो गुडविल, ठीक है, या तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट, अदरवाइज नेट लॉस, लास्ट में टोटल प्रॉफिट अदरवाइज लॉस। चलो इसका वॉल्यूम बढ़ते हैं। अमाउंट बोला है टोटल, सबसे पहला टोटल अमाउंट लिख के टोटल लिख देने का, ठीक है। प्री का अमाउंट, पोस्ट का अमाउंट, टाइम का अमाउंट, सेल्स का अमाउंट, जैसे दिया वैसे लिखना है। ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंसेस, ये हो गया आपका इनकम, ये टोटल एक्सपेंसेस, आपका आएगा टोटल प्रॉफिट अदरवाइज लॉस, ठीक है। एक्सपेंसेस इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंसेस, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। कौन सा रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज, ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज ऑन सेल्स रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट जब भी होता है तो उसको कौन से रेशियो पे डिवाइड करते हैं,
सेल्स रेशियो में डिवाइड करते हैं। इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे रेशियोज के, ठीक है। अदर इनकम स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड, जैसे दिया रहेगा वैसा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि डिस्काउंट रिसीव दिया रहेगा तो डिस्काउंट रिसीव के टाइम पे हमारा जो रेशो आता है वो परचेज रेशो होता है। तो डिपेंड अपने यहाँ पे कौन सा इनकम दिया उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया अबाउट द स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड, जैसे दिया रहेगा वैसे, ठीक है। प्री, नाम में ही प्री है, नाम में ही प्री है। प्री मतलब क्या, स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक लग गया तो पूरा का पूरा अमाउंट प्री में आएगा, पोस्ट में नहीं आएगा। सेल्स रेशो है तो अमाउंट यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा। स्पेसिफिक है, दोनों में आ सकता है, प्री पोस्ट टोटल, टोटल अमाउंट, ठीक है, मतलब टोटल इनकम। अब यहाँ पे आ जाते हैं प्री का एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा, ओनली प्री के कॉलम में, पोस्ट के कॉलम में कुछ नहीं आएगा क्योंकि स्पेसिफिक है। उसी तरह से पोस्ट का एक्सपेंसेस भी क्या है, स्पेसिफिक है, जैसा दिया वैसा। तो इसका भी अमाउंट प्री में ना जाके कहाँ पे आएगा, पोस्ट में आएगा, ठीक है। टाइम रेशो है, टाइम एक्सपेंस जैसे कि सैलरी हो गए, कुछ एक्सपेंसेस हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए, ऑफिस रेंट हो गए, इलेक्ट्रिसिटीज हो गए, ऐसे जो एक्सपेंसेस उसको किसके बेस पे डिवाइड करेंगे, टाइम रेशो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। टाइम रेशो आ गया तो यहाँ पे एक्सपेंस, यहाँ भी एक्सपेंस, मतलब प्री में कितना खर्चा हुआ, पोस्ट में कितना खर्चा हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के हिसाब से होने वाले खर्चे को किस पे डिवाइड करेंगे, सेल्स, जस्ट लाइक सेल्समैन सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, ये सब किस पे डिवाइड होते हैं, सेल्स पे। तो सेल्स भी अवेलेबल प्री का और पोस्ट का सेल्स, ये हो गए। ये होने के बाद आपके टोटल, टोटल एक्सपेंसेस, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, प्री का, प्री का ध्यान रखो, प्री का इनकम माइनस एक्सपेंसेस क्या निकलेगा, कैपिटल रिजर्व्स, अदरवाइज गुडविल, जो यहां नहीं निकलेगा, ठीक है। इसके लिए पोस्ट के लिए इनकम माइनस एक्सपेंसेस क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो यहां नहीं निकलेगा, या तो प्रॉफिट में होगा या तो फिर वो लॉस में होगा। लॉस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया एज इट इज, ये हो गया एज इट इज। इन दोनों को मिला करके हमारा क्या बनता है, टोटल प्रॉफिट। क्लियर गाइस, ये रहा हमारा छोटा सा चिंटू सा फॉर्मूला, फॉर्मेट। देख लो प्रॉपरली कि हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को किस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशो, अदर इनकम एज पर स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड। फिर एक्सपेंसेस में चार तरह के कैटेगरी एक्सपेंसेस, प्री एक्सपेंसेस, पोस्ट एक्सपेंसेस, टाइम एक्सपेंसेस और सेल्स एक्सपेंसेस, मतलब टाइम के हिसाब से डिवाइड होने वाले एक्सपेंसेस और सेल्स के हिसाब से डिवाइड होने वाले एक्सपेंसेस को इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल प्रॉफिट। लेकिन इस कॉलम में आएंगे तो प्री के बेसिस पे हमको क्या मिलेगा, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व, अदरवाइज गुडविल, प्लस माइनस का साइन दिखना रहेगा। पोस्ट एक्सपेंसेस में या पोस्ट में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सीधा आएगा कहाँ पे, नेट प्रॉफिट के सामने। प्रॉफिट हुआ तो नेट प्रॉफिट, लॉस हुआ तो नेट लॉस, ठीक है। सेम अमाउंट नीचे कॉलम में उतार के दोनों का टोटल होता है क्या, टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस। क्लियर है। अब आपके स्क्रीन पे कुछ टेबल रहेगा, तो समझ गया। लो आपके स्क्रीन पे एक टेबल रहेगा जिसमें स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा, एक्सपेंसेस को मैंने स्पेसिफाई करके दिया हुआ है। हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए, जिस नोट से मैं सिखा रहा हूँ आपको, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आपको अपने नोट्स को डाउनलोड कर लो, वहां से हम लोग क्वेश्चन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं, आपके स्क्रीन पे ऐसा दिखता रहेगा, डिवीजन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। चार कैटेगरी के एक्सपेंसेस रखे हैं मैंने, प्री, पोस्ट, टाइम बेसिस और सेल्स रेशो। प्री में स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब क्या, ये खर्चे आपको प्री में डालने पड़ेंगे, इंटरेस्ट टू वेंडर या फिर सैलरी टू वेंडर। क्लियर हो सकता है कोई कोई क्या करता है, रनिंग बिजनेस को खरीद लिया और इनकॉर्पोरेट कर लिया, चलते हुए बिजनेस को खरीद लिया, जो खरीदने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, परचेजर, ठीक है। तो अभी खरीदने के बाद सपोज मेरे बिजनेस को किसी ने खरीद लिया, तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं परचेजर हो जाऊंगा कि वेंडर हो जाऊंगा, मैंने बेच दिया, आई एम द वेंडर। तो जो खरीदा है वो मुझे क्या देगा, सैलरी देगा, या तो कुछ भी हो, उसकी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर काम कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, तो मेरा लगाया हुआ कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट या तो फिर सैलरी। ये प्री मतलब इनकॉर्पोरेशन के पहले के खर्चे। पोस्ट के खर्चे क्या क्या होते हैं, डायरेक्टर का फीस, अभी कंपनी क्या हो गई, लीगली रजिस्टर्ड हो गए, अब लीगली रजिस्टर्ड हो गए तो वेंडर गया तेल लेने, प्रमोटर गया तेल लेने, अब कौन हो जाएंगे, अब डायरेक्टर्स हो जाएंगे। डायरेक्टर का फीस,
डायरेक्टर का सैलरी, इंटरेस्ट टू डिवेंचर्स, डिवेंचर मतलब कि आप कंपनी हो गई लीगली कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, लोन उठा सकती है, डिवेंचर उठा सकती है, ठीक है, सिक्योर्ड लोन उठा सकती है, तो उनके ऊपर जाने वाला इंटरेस्ट। फिर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्चुअली देखा जाए तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होता है, कंपनी को रजिस्टर करने के लिए किया गया खर्चा, जो देखा जाता है तो प्री के हिसाब से होता है, बट अगर इसको रिटर्न ऑफ करना है तो जो प्रॉफिट्स हमने कैरी फॉरवर्ड किया होता है बिजनेस में कैपिटल रिजर्व्स को, उसी से करते हैं। बेसिकली ये प्री का है, लेकिन इसको हम लोग पोस्ट में यूज करते हैं, ठीक है, अगर रिटर्न ऑफ रहेगा तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, क्योंकि शेयर का काम आ गया, पहले तो हमारी कंपनी लीगल रजिस्टर नहीं थी तो शेयर इशू नहीं कर सकती थी, अभी रजिस्टर्ड हो गई तो हम लोग शेयर इशू करेंगे, अगर शेयर इशू करेंगे तो उसका कुछ खर्चा बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज शेयर इशू एक्सपेंसेस। देन शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव्ड, ये रिसिप्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद अप्रोप्रिएशन बाय द कंपनी, और कंपनी के कुछ छोटे मोटे खर्चेस, उन सबको क्या डालेंगे, पोस्ट में। कंपनी में होने वाले लीगल खर्चे आफ्टर द पोस्ट, तो पोस्ट में डालेंगे, अदरवाइज प्री के खर्चे, ठीक है। अब मेन आता है टाइम के हिसाब से होने वाले एक्सपेंसेस, तो टाइम के हिसाब से जनरली है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी आगे देख लेंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपका फिक्स्ड होने वाला, जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये किसी सेल्स पे डिपेंड नहीं करता, आप बेचो मत बेचो, माल खरीदो मत खरीदो, मतलब आपका सेल्स हो ना हो, लेकिन आपके एक्सपेंसेस जनरेट होते रहेंगे, सैलरी जनरेट होता रहेगा, एक्सपेंसेस जनरेट होता रहेगा, जिसको आपको पे करना पड़ेगा, तो ऐसे फिक्स्ड एक्सपेंसेस जनरेट होते हैं, तो ऐसे फिक्स एक्सपेंसेस को हम लोग किस पे डिवाइड करेंगे, टाइम एक्सपेंसेस में, टाइम रेशियो पे डिवाइड करेंगे। तो कौन से खर्चे आते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन जुड़े खर्चे, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, प्रिंटिंग हो गए, डेप्रिसिएशन हो गए, ऑडिट फीस हो गए, समटाइम ऑडिट फीस के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, तो जैसे इन्फॉर्मेशन रहेगा, जिस तरह से हमको बोला रहेगा उस तरह से हमको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम रेशियो। और पोस्टेज, मतलब जुड़े गए ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी खर्चे रहेंगे वो किस पे डिवाइड करेंगे, टाइम रेशियो पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो में सबसे पहला नाम लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ हमको उसको बेचना रहता है, सेल्स के हिसाब से निकलता है, तो सेल्स रेशियो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। और जो सेलिंग के ऊपर पड़ने वाले खर्चे, जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा या सेल्स कम होगा, उसके हिसाब से जो खर्चे बढ़ते कम होते रहेंगे, ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स, जो डिपेंड अपॉन द सेल्स होते हैं। तो उस सेल्स के ऊपर जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं उसके ऊपर भी सेल्स रेशियो, सेलिंग ओवरहेड्स के ऊपर, सेल्समैन को सैलरी, सेल्स कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, ये सब क्या होते हैं, सेल्स पे होने वाले खर्चे होते हैं, तो इन सभी को हम लोग किस पे डिवाइड करेंगे, सेल्स रेशियो डिवाइड करेंगे। हो गया, ये आपके कॉमन के आंसर्स है, ठीक है। मतलब ये टेबल को आपको क्या करना है, याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, प्री में होने वाले खर्चे, पोस्ट में होने वाले खर्चे, टाइम रेशियो के हिसाब से डिवाइड होने वाले खर्चे, और सेल्स रेशियो के हिसाब से डिवाइड होने वाले खर्चों को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि टाइम रेशियो कैसे निकलता है, और सेल्स रेशियो स्पेसिफिक, जैसे आपको दिया रहेगा उसके आपको सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा। कैटेगरी ऐसा एक नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन में हमको इस पैटर्न से आया तो दूसरे क्वेश्चन में इसी पैटर्न से आएगा, आपको कैसे भी दे सकते हैं। तो हम लोग अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग लेवल में सीखेंगे, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइम रेशियो कि टाइम रेशियो कैसे निकलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स रेशियो तो दिया रहेगा, मेन है टाइम रेशियो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारा बिजनेस या तो अप्रैल से मार्च तक का होता है, तो फिर जनवरी से दिसंबर तक का होता है, मान के चलते हैं अप्रैल से मार्च तक का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये हो गया 12 महीने का। हमारा बिजनेस यहाँ से यहाँ तक का है, हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया या इनकॉर्पोरेशन में आया, ठीक है, हमारे बिजनेस को लेकर इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड हो गए, कमेंसमेंट से लेना देना नहीं है, कमेंसमेंट कभी भी क्या होगा फर्क नहीं पड़ता, इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके पहले पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्री, इसके बाद वाले पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्ट। प्री में कितना मंथ है, 1 2 3 4, ये हो गया 4 इज टू 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं काउंट कर रहा हूँ तो वो लोग को कॉमन सेंस होना चाहिए, 4 अगर इधर है वहां पे कितना होगा 8, क्या है दोनों एक टेबल में आते हैं या 4 के टेबल में आते हैं, ऐसा कैसे पता चलेगा, जो सबसे छोटा होता है ना उसको लिखने का, काटना है तो काटो, मतलब उसको छोटे डिवीजन में लेकर आओ, तो अदरवाइज कोई बात नहीं। तो जो छोटा है उसको देखने का, उसको उठाने का, या फिर उसको काउंट करने का, क्या उसके टेबल में कभी ये आता है क्या, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया, दोनों को प्लस करो कितना होता है 3, मतलब 1/3, 2/3, ये हो गया कौन सा रेशियो, टाइम रेशियो। अब ये टाइम रेशियो में ये बनेगा प्री और ये बनेगा पोस्ट, मतलब ये इंफॉर्मेशन, ये डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए, ये बनाओगे तो आपका हर एक प्री और पोस्ट का आप एक्सपेंसेस, इनकम, रिसिप्ट सब पता लगा सकते हो, सेल्स भी पता लगा सकते हो कि प्री के टाइम पे सेल्स कितना है, पोस्ट के टाइम पे सेल्स कितना है, उसके रेशियो के हिसाब से आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए।
तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा टाइम रेशियो। एक और ले लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, मान लो सितंबर में 1 सितंबर, अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ स्टार्टिंग में तो 1 सितंबर, वहां पे खींचूंगा बाजू में तो 30 सितंबर। ठीक है, वो तो कॉमन सेंस है। यहाँ पे हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाया तो कितना महीना प्री हुआ, ये आपका प्री, ये आपका क्या हो जाएगा पोस्ट। कितना महीना प्री हुआ, 1 2 3 4 5, 5 मंथ प्री हुआ, तो बचा कितना आउट ऑफ 12, 7 मंथ। अब ये तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 5 के टेबल में 7 आता नहीं था, 7 के टेबल में 5 आता, दोनों का रिलेशन है ही नहीं, एक ईस्ट और एक वेस्ट। ठीक है, तो कुछ नहीं करने का, जबरदस्ती काटने की कोशिश नहीं करने का, उसको छोटा करने की कोशिश नहीं करने का, दोनों को क्या कर देने का प्लस कर देने का। ठीक है, 5 + 7 = 12 होता है, तो 5 / 12, 7 / 12, ये हो गया आपका प्री रेशो और ये हो गया आपका पोस्ट रेशो। कौन सा, सॉरी, टाइम रेशो। ठीक है, हमने टाइम रेशो देखा, नॉट सेल्स रेशो, टाइम रेशो। ये हो गया आपका नया कैटेगरी का टाइम रेशो, मतलब जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको जानबूझ के डिवाइड करने का कोशिश नहीं करने का। ठीक है, ये हो गया आपका 5/12 प्री टाइम रेशो, 7/12 पोस्ट टाइम रेशो। क्लियर है गाइस? तो हमने अभी फॉर्मेट देखा, ठीक है, टाइम रेशो क्या क्या कैलकुलेशन देखा, एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट करके देखा। अब हम लोग एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पैटर्न, समझेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर है? देखो आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे। सो गाइस, क्या लिखा है, द फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ द पीडीएफ। द प्रोमोटर ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी Yano Limited purchased a running business on 1st January 2024 from the Anthony। यहाँ पे एक प्रोमोटर है जो नई कंपनी यानो लिमिटेड को खरीद रहा है, किसके पास से, एंथोनी के पास से। कभी खरीद रहा है, 1 जनवरी को खरीद रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से 1 जनवरी को खरीदने के बाद पूरा ईयरली डेट क्या हो जाएगा हमारा, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। ठीक है, 12 महीने का। अगर नहीं है तो आगे इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। द न्यू कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड, हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकॉर्पोरेट कैसे कभी हो रही है। ठीक है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा, द न्यू कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड सबसे इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसी डेट से पता चलेगा प्री एंड पोस्ट की कैटेगरी। ठीक है, ऑन 1 मई 2024 नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर का पीरियड है, मतलब 12 महीने का पीरियड है हमारा। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, जस्ट लाइक रेंट, डायरेक्टर फीस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है, जो आपको नेट प्रॉफिट स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट हमारा आंसर है, मतलब हमारा आंसर इतना आना चाहिए स्प्लिट करके कि प्री का कितना होगा, पोस्ट का कितना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है इनकम में, मतलब क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव दिया है आपका। ठीक है, एडजस्टमेंट देखते हैं फटाफट क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, सेल्स का है एक्सपेंसेस, सॉरी सेल्स का जो अमाउंट दिया हुआ है, सेल्स अप टू 30 अप्रैल 2024 6 लाख आउट ऑफ टोटल सेल्स 30 लाख। ये हो गया सेल्स रेशो का इन्फॉर्मेशन। कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं हम लोग सॉल्व करते करते। परचेज अप टू 30 अप्रैल सेम एज अबो के हिसाब से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो मतलब परचेज रेशो भी निकलेगा। अगर परचेज रेशो दिया है तो कॉमन सेंस कोई ना कोई तो आपको एक एक्सपेंस ऐसा रहेगा जो परचेज के ऊपर आएगा। नहीं, चांसेस बहुत कम होता है कि ना रहे, लेकिन अगर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है तो किसी ना किसी एक्सपेंसेस के ऊपर ये चीज जरूर निकलेगी। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है इंटरेस्ट पेड टू वेंडर वाज एट 12% पर एनम, 2 लाख के ऊपर टिल द पेमेंट वाज मेड। ये सब इंफॉर्मेशन दिया और बोला है कि फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024 showing the pre and post incorporation profit as how it be treated in accounts। तो हमने फॉर्मेटिंग देख लिया, हमने एक्सपेंसेस को एलोकेट देख लिया, प्री में कौन से एक्सपेंस होते हैं, पोस्ट में कौन से एक्सपेंस होते हैं, टाइम के बेसिस पे कौन से एक्सपेंसेस होता है और सेल्स के बेसिस पे कौन से एक्सपेंस होते हैं। बाकी जो बचे कुछ है स्पेसिफिकेशन आपको दिया होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है और आपके पास स्क्रीन से क्वेश्चन हट जाए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में, अगेंस्ट आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में पूरे पीडीएफ का लिंक आपके पास अवेलेबल है, उस लिंक को डाउनलोड करो, फिर आपको पूरा नोट्स हम लोग यहाँ से सीरीज करेंगे। मतलब लेक्चर 1 का आज है तो लेक्चर 2 लेक्चर 3 हम लोग इसी नोट से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेटिंग देखते हैं कैसे फॉर्मेटिंग है।
पर्टिकुलर हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा, रेशो, प्री अमाउंट एंड पोस्ट अमाउंट। ये फॉर्मेट क्या है? ये फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब का? 31 दिसंबर 24। ठीक है, थोड़ा प्रॉपर लिखेंगे। ये आपका प्री रुपीस, ये आपका पोस्ट रुपीस मतलब अमाउंट, ये रेशियो, ये आपका टोटल अमाउंट। क्लियर गाइस? यहां पे आएगा आपका पर्टिकुलर, दिस इज योर पर्टिकुलर। नाउ टोटल अमाउंट, रेशियो, प्री, पोस्ट, जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको प्री एंड पोस्ट की कैटेगरी में डिवाइड करके रखेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे फॉर्मेट है वैसे वैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट की शुरुआत कहां से होती है? इनकम और एक्सपेंस, मतलब इनकम की कैटेगरी ऊपर, फिर टोटल इनकम, फिर एक्सपेंस, फिर टोटल एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। शुरुआत होती है हमारी नंबर ए कॉलम से, इनकम। इनकम की शुरुआत आपको क्वेश्चन में दिखता रहेगा। ठीक है, क्रेडिट साइड किससे दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट। हम ऐसे ही क्यों सॉल्व करेंगे? हम ग्रॉस प्रॉफिट से ही क्यों स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन ऐसे आता है, हम ग्रॉस प्रॉफिट से ही क्यों स्टार्ट करेंगे? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट हमको पूरा ओवरऑल कैलकुलेट करके क्या निकालना पड़ता है? ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट, मतलब जहां पे नेट प्रॉफिट आने वाला है या फिर जो प्रॉफिट हो रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, जहां पे हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम से एड लेस करते हुए क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। हमारी शुरुआत ग्रॉस प्रॉफिट से होती है, इसके लिए हमारी जो इनकम है, जो फॉर्मेटिंग है, वो इसके लिए सिर्फ पीएनएल पे एप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब हमें जो प्रॉफिट हमने कमाया है वो इन कॉर्पोरेशन, मतलब प्री में कितना कमाया है, पोस्ट में कितना कमाया है, वही सेग्रीगेट करके चेक करना रहता है। इसके लिए हमारा यही फॉर्मेट रहता है। मतलब शुरुआत हमारी होती है प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट से। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। दूसरा होता है, दूसरा इनकम क्या दिया हुआ है आपको क्रेडिट साइड में? डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव वगैरह वगैरह, जो भी अपने पीएनएल की क्रेडिट साइड में देखा रहेगा वो सब यहां लिखना है, जैसे जैसे दिया है। डिस्काउंट रिसीव, दो इनकम दिया हुआ है, खत्म हो गया दो इनकम, तो क्या लिखेंगे वो? टोटल इनकम। ए इनकम हो गए। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी? एक्सपेंसेस की। ठीक है, बी एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंस दिए? जैसे एक्सपेंस दिए वैसे उठा के लिख लो, कोई टेंशन नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा मार्क्स कंसिडर करना है। रेंट है, रेट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, वॉट एवर द एक्सपेंसेस आपको पूरा लिखना है। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद है सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस के बाद है इंटरेस्ट पेड टू वेंडर। ठीक है, ये होने के बाद हमारा ये चार एक्सपेंसेस, क्योंकि नेट प्रॉफिट क्यों नहीं लिखेंगे? नेट प्रॉफिट को तो हमको क्या करना है? सेग्रीगेट करना है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल एक्सपेंस, फिर टोटल एक्सपेंस के बाद यहाँ पे आएगा हमारा टोटल प्रॉफिट या फिर लॉस। वो लॉस हम बाद में देखेंगे, अगर क्वेश्चन में लॉस निकलता है तो, लेकिन 99.99% चांसेस है प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि आंसर आपको दे दिया है। कितना आंसर दिया है? 2,40,000 का आपका नेट प्रॉफिट, मतलब टोटल प्रॉफिट है, जिसको हम लोग सेग्रीगेट करके चेक करेंगे कि प्री में कितना है और पोस्ट में कितना है। ठीक है, जिसका जैसा अमाउंट दिया उसको वैसा अमाउंट लिख लो। ग्रॉस प्रॉफिट की शुरुआत होती है 3 लाख से, डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट 12,000 है, इसका टोटल ऐसे ही कर देंगे 3,12,000। अदरवाइज कैलकुलेटर लेके बैठो, क्योंकि हम बहुत वीक होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। 3,12,000 इजी है। देन एक्सपेंसेस एज इट इज जैसे दिए हुए हैं, 24,000 का रेंट, डायरेक्टर फीस 7,200, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 9,800, सेलिंग एंड एक्सपेंसेस 11,000, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 20,000। इसके एक्सपेंसेस कैलकुलेट करके देखेंगे बाद में अच्छे से। जस्ट यूज द अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो हमने अभी जस्ट देखे लेक्चर स्टार्ट होने के बाद। ठीक है,
कि कौन से एक्सपेंसेस किस पे डिवाइड होते हैं। कॉमन सेंस जो सेल से रिलेटेड है वो सेलिंग्स पे, जो फिक्स्ड पीरियड के हिसाब से मतलब टाइम के हिसाब से, ठीक है। और बचे कुछ इन्फॉर्मेशन या तो प्री में या तो पोस्ट में अदरवाइज इन्फॉर्मेशन देगा उसके ऊपर। तो ग्रॉस प्रॉफिट 100% ग्रॉस प्रॉफिट किस पे होता है, सेल्स रेशो, ठीक है। रेंट वगैरह ये तो हमने सेल्स पे नहीं देखा था, ये एज पर द टाइम रेशो के हिसाब से देखा था हमने, तो यहाँ पे आएगा टाइम रेशो। डायरेक्टर फीस हमने डायरेक्टली कहाँ पे देखा था, पोस्ट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये भी हमने कहाँ देखा था, पोस्ट। ये दोनों एक्सपेंसेस पोस्ट में, तो सीधा रेशो में क्या लिखना है, पोस्ट पोस्ट लिखना है। सेलिंग एक्सपेंस नाम में ही सेल्स है तो सेलिंग रेशो, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन है स्पेसिफिक, ठीक है, या स्पेसिफाई या फिर गिवन, नहीं आ रहा तो सिंपल सा सिंपल गिवन। बचा क्या, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड दोनों में बहुत फर्क है। डिस्काउंट अलाउड सेल्स करते समय दिया जाता है, मतलब सेलिंग करते समय डिस्काउंट अलाउड होता है, और डिस्काउंट रिसीव जब हम परचेस करते हैं तब। तो मैंने बोला कि अगर आपको परचेस का कोई इन्फॉर्मेशन दिया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक एक्सपेंस आपको जरूर देगा या दो क्या देगा, जहाँ पे परचेस के हिसाब से आपको डिवाइड करना है। तो ये आपका रेंट रिसीव, सॉरी डिस्काउंट रिसीव, इसका मतलब ये परचेज रेशो पे जाएगा। ये हो गया आपके रेशोज। लो फटाफट पहले रेशोज को हम लोग देखते हैं। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करना है अपने को, रेशो निकाल के डिवाइड करना है। नहीं निकालने आता है सीख जाओगे, और आता है निकालने स्टार्ट कर लो। सबसे सिंपल क्या है, पोस्ट पोस्ट स्पेसिफिक दिया हुआ है, पोस्ट पोस्ट सीधा अमाउंट क्या करना है, प्री नहीं छोड़ के कहाँ लिखना है, पोस्ट 9800, प्री को छोड़ के कहाँ लिखना है, पोस्ट। ये हो गया सिंपल, एक दो मार्क्स यहाँ पे बन गया, बूंद बूंद से सागर बन गया, आपका बूंद बूंद से मार्क्स बन गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा रेशो निकालेंगे, टाइम रेशो। नंबर 1 टाइम रेशो। वर्किंग नोट थोड़ा करना पड़ेगा इसके अंदर, थोड़ा गधा मजूरी है, क्या करें करना पड़ेगा। टाइम रेशो कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, इंफॉर्मेशन प्रॉपरली देखो, आपके स्क्रीन पे दिखता रहेगा कि कब से कब तक का पीरियड है, दिसंबर में क्लोज हो रहा है, मतलब स्टार्ट कब से होता रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और इनकॉर्पोरेशन का डेट क्या है, इनकॉर्पोरेशन का डेट है 1 मई, स्टार्टिंग मई, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये रहा आपका इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। मतलब कितना प्री और कितना पोस्ट, 1 2 3 4, ये 4 मंथ प्री है, तो कॉमन सेंस कितना मंथ रहेगा, 8 मंथ पोस्ट में रहेगा। नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, काउंट कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। मतलब 4:8, 4 प्री का है और 8 पोस्ट का है। कटते हैं, डिवाइड होते हैं, डिविजिबल है तो ही काटने का, जबरदस्ती काटने का नहीं, पॉइंट में लेके आने का नहीं, ठीक है। जो सबसे छोटा रहेगा उसका टेबल रीड करो, उसके टेबल में बड़ा वाला आता है कि नहीं आता है, 4 के टेबल में 8 आता है कि नहीं आता है, आता है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब रेशो कैसे बनाने का, दोनों को प्लस कर दो, ये हो गया 3, 1/3, 2/3, ये बन गया आपका रेशो। ये हो गया आपका प्री, ये हो गया आपका पोस्ट। 1/3 प्री का रेशो, 2/3 पोस्ट का रेशो। अब टाइम वाले खर्चे देख लो, टाइम वाले खर्चे कौन से, ये रहा आपका टाइम का 24,000 रेंट। तो रेंट जो है वो 24,000 है। हाउ कैन वी अलोकेट प्री एंड पोस्ट एज पर द रेशियो, so प्री 24,000 into 1 divided by 3, post again 24,000 into 2 divided by 3, अदरवाइज एक निकाल लो दूसरे से माइनस कर लो, एक निकालो दूसरे से माइनस कर लो, उठाओ कैलकुलेटर, शुरू हो जाओ। 24,000 into 1 divided by 3, 8,000। बचा कितना, 24,000 में से 8,000 गया तो 16,000, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 हो गया आपका प्री और पोस्ट। मतलब 8,000 आपका प्री एक्सपेंसेस है और 16,000 आपका पोस्ट एक्सपेंसेस है। खत्म, क्लियर। ये हो गया आपका टाइम रेशो। दूसरा कोई तो दिया नहीं है टाइम रेशो के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2, सेल्स रेशो। वर्किंग नोट नंबर 2, सेल्स रेशो। अगेन एक बार आप ये सीख जाओगे
तो बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं, एक ही बार टेबल लिख देंगे, फिर कॉलम बना के हम लोग क्या करेंगे, कौन सा एक्सपेंसेस कौन सा रेशो किस बेसिस पे दिया है उस बेसिस पे हम लोग शॉर्ट में करेंगे। अदरवाइज पहले स्टार्ट करते हैं सीखना, एक एक चीजों को अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 2 के सीरीज में, लेक्चर 3 के सीरीज में थोड़ा और शॉर्टकट यूज करेंगे। सेल्स का इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर रहेगा। सेल्स का इन्फॉर्मेशन क्या लिखा है, सेल्स अप टू 30 अप्रैल वाज 6 लाख आउट ऑफ टोटल सेल्स 30 लाख। ठीक है, टेबल बना लो वापस से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपका इनकॉर्पोरेशन ऑलवेज याद रखो मई में आता है, मतलब आपका जो सेल्स है अप टू अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब प्री का कितना है 6 लाख। तो बताओ पोस्ट का कितना, हाउ मच पोस्ट का, कैसे पता लगेंगे, टोटल सेल आपको इंफॉर्मेशन दिया है जनवरी से लेके दिसंबर, टोटल आपका टोटल 30 लाख है। तो 30 लाख में 6 लाख प्री का हो गया, तो कॉमन सेंस यूज करो या फिर कैलकुलेटर यूज करो, जो भी है उसको यूज करो। आपके पास कितना आएगा 24 लाख। क्लियर है, 30 लाख में से 6 लाख प्री का हो गया, तो पोस्ट का कितना हो गया 24 लाख। सर अभी इसका रेशो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं निकालने का, कैसे निकालने का देखो यहाँ पे। ठीक है, आपने बोला था छोटे को बड़े से डिवाइड करके देखो, तो बहुत बड़ा है, तो पहला कॉमन जीरो हटा दो। कितने जीरो है देखो, ऐसे काटने का 1 2 3 4 5, ये कट गया, 1 2 3 4 5 कट गया, कितना बचा 6:24। अब छोटे हो गए, अब 6 के टेबल में 24 आता है कि नहीं आता, वो काउंट करो, 6 1 6 6 4 24। मुझे तो आता है, आप लोग को आता है कि नहीं देख लो, या तो कैलकुलेटर में 24 डिवाइड बाय 6 करके देखो, एग्जैक्टली करता है। ठीक है, 6 1 6 6 4 24, कितना हो गया टोटल 5, 1/5 4/5। अब ये हो गया आपका प्री एंड पोस्ट, इसको हम लोग बोलेंगे प्री, इसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट। एक्सपेंसेस ले लो, कौन से एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। पहला एक्सपेंसेस आपका दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। आपकी ग्रॉस प्रॉफिट है 3 लाख, तो 3 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 5, जहां भी 1 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कॉमन सेंस वो किसके लिए हो जाएगा, प्री वाले के लिए होगा, और 3 लाख इंटू 4 डिवाइड बाय 5 वो किसके लिए होगा, पोस्ट वाले के लिए होगा। चेक योर कैलकुलेट एंड आंसर। 3 लाख 1 डिवाइड बाय 6 50,000, नहीं कुछ गलत है, 3 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 5 60,000, मैंने वहां पे 6 कर दिया था, 60,000। तो बचा कितना 6 4 24, 2,40,000। ये हो गया आपका प्री एंड पोस्ट। एक बार प्लस करके देख लीजिएगा, 3 लाख होना चाहिए, मतलब 60,000 आपका आएगा प्री और 2,40,000 आपका पोस्ट। ये हो गया एक सेल्स रेशो। ठीक है, हो गया जीपी आपका। और जीपी के बाद नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 11,000 का, तो ये आपका सेलिंग एक्सपेंस है 11,000। सो 11,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 5, 11,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, 11,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 5, 2,200। इसमें बचेगा आई थिंक 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8,800। कैलकुलेट करके देखो अगर डाउट रहेगा तो 8,800। ये हो गया आपका सेलिंग एक्सपेंस, मतलब 2,200 प्री में, 8,800 पोस्ट में। क्लियर। नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 3, परचेज रेशियो। परचेज रेशियो क्या बोला है, देखो इंफॉर्मेशन क्या दिया परचेज रेशियो पे। अगेन चेक द क्वेश्चन, परचेज अप टू 30 अप्रैल 6 लाख आउट ऑफ टोटल परचेज 18 लाख, मतलब सेम ऊपर के जैसा स्टेटमेंट आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली लिख सकते हैं ना 30 अप्रैल। तो प्री का कितना हो जाएगा, प्री का हो जाएगा 6 लाख, पोस्ट का कितना हो जाएगा 18 है ना, टोटल 18 है,
तो टोटल 18 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 lakhs, 0 0 कॉमन है तो 6:12, ये 0 से ये 0, 5 0 से 5 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6:12, 1:2, कितना हो जाएगा टोटल 3, 1/3, 2/3, ये हो गया आपका प्री, ये हो गया आपका पोस्ट, प्री एंड पोस्ट हो गया। now कौन सा एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट रेशियो, डिस्काउंट रेशियो है 12,000, डिस्काउंट रेशियो 12,000 into 1 divided by 3, 12,000 into 2 divided by 3, कैलकुलेट करो, 12,000 into 1 divided by 3 4,000, ये हो गया 4,000, अगर 4,000 इधर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8,000 पोस्ट में, फिर आपका 4,000 प्री में तो 8,000 पोस्ट में, क्लियर है, ये भी हो गया आपका। अब क्या बचा, अब एक ही इंफॉर्मेशन बचा है, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दो, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर के ऊपर क्या बोला है, आई होप आपको यहां तक समझ गया रहेगा, ठीक है। चेक करते हैं, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर वाज 12% ऑन 2 लाख पर एनम टिल द पेमेंट वाज मेड, तो हमारे पास इंटरेस्ट पेड टू वेंडर हमने कितना पे किया है 20,000 पे किया है, तो इसको हम लोग को किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे वो चेक करना, मतलब इधर प्री में कितना आएगा पोस्ट में कितना आएगा वो चेक करना, तो उसके चेक करने के लिए हमको थर्ड इन्फॉर्मेशन दिया, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर वाज 12% ऑन, सॉरी 12% 2 लाख, तो अगर हमने वर्किंग आउट ऑफ 4 इंटरेस्ट टू वेंडर चेक किया तो 2 लाख पे 12% कितना आएगा 24,000 पर एनम, ठीक है। जैसे दिया इंफॉर्मेशन वैसे चेक किया हमने, 2 लाख का 12%, 2 लाख का 12% 24,000, तो देखा जाए तो इंटरेस्ट 24,000 एक साल का है, हमने पे कितना किया 20,000, तो 4,000 क्या करने का, कुछ नहीं करने का, कुछ भी नहीं, ये इन्फॉर्मेशन है आपका एक्चुअल, ये है इसको देखने का, ठीक है। 20,000 को आप कैसे कैसे सेग्रीगेट करोगे, वो 24 सर इधर 24 आ रहा है इधर 20 है, उसका क्या करेंगे, जो बचा गया कुछ नहीं करने का, वो इन्फॉर्मेशन है, अंडरस्टूड, कुछ भी नहीं, वो इन्फॉर्मेशन है, उसके बेस पे आपका ये 20,000 डिवाइड करेंगे, कैसे देखो ऐसे 24,000 पूरे साल का, पूरे साल का 24,000, तो एक महीने का कितना 24,000 पूरे साल का, तो एक महीने के निकालने के लिए क्या करेंगे 12, पता है ना, या तो 1 डिवाइड बाय 12 एक बार में करें, तो एक महीने का अप्रोक्सीमेटली 2,000 पर मंथ आएगा, एक महीने का कितना होगा 2,000 पर मंथ, पेमेंट वाज मेड, ठीक है, पर एनम, तो ये हो गया 24,000 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 2,000 पर मंथ, मतलब हर एक महीने का कितना इंटरेस्ट है 2,000 का, एक महीने का 2,000, तो हमारे प्री में कितना मंथ है, हाउ मेनी मंथ अवेलेबल इन प्री पीरियड, देखो ना टाइम रेशियो के हिसाब से 1 2 3 4, ये रहा आपका 4, क्लियर है। तो अगर हमको प्री चेक करना है, प्री तो 2,000 इंटू 4, मतलब प्री में कितना अमाउंट आएगा, आ गया 8,000, ये हो गया आपका 20,000 में 8,000 प्री, तो बचा क्या, बचा क्या 24 में से 8,000 माइनस करेंगे ना, नहीं, नेवर, 24 में से 8 नहीं माइनस करने का, यहाँ पे आ जाओ 20,000 में से 8,000 प्री का आ गया, तो बचा कितना 12,000 पोस्ट का, देखो 20,000 माइनस 8,000, 12,000 अमाउंट फॉर पोस्ट, क्लियर है, समझा। तो इस 20,000 को सेग्रीगेट करने का था, ना कि 24,000 को, 24,000 पूरे साल का, तो एक महीने का कितना, एक महीने का निकाला तो 2,000 आ गया, ठीक है। तो प्री में कितना मंथ है, 4 महीना अवेलेबल है, ठीक है भाई, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8,000 हो गया, खत्म हो गया। अगर प्री में ही 8,000 आ गया तो पोस्ट में कितना आएगा 20,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू 12,000, समझा। अभी से हमको क्या करना है, सूडो को खत्म करना है प्लस माइनस करके, ठीक है। ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन, ऐसे लेक्चर में बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट इसके बाद जो सीरीज आएगा 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे उसके अंदर हम लोग, ठीक है। फटाफट टोटल करते हैं, खत्म करते हैं इसको।
शुरुआत करते हैं तो सिंपल है, 60 प्लस 4 64, 2,40,000 प्लस 8 2,48,000, ये हो गया हमारा इनकम। एक्सपेंसेस देखते हैं, 24,000 प्लस 7,200 प्लस 9,800 प्लस 11,000 प्लस 20,000 72,000। लेट्स हैव क्रॉस चेक, क्या हमारा 2,40,000 आता है? ये रहा आपका इनकम, ये रहा आपका एक्सपेंस, 3,12,000 माइनस 72,000, यस 2,40,000, हमारा 2,40,000 तो टोटल प्रॉफिट एज इट इज क्वेश्चन में दिया था, हमें सेग्रीगेट करके चेक करना है, ठीक है। 8 8 16 18,200 18,200, देखो कैलकुलेट करके देख लो, 8,000 प्लस 2,200 18,200, ये हो गया एक्सपेंसेस। चाहिए तो स्पेसिफिक ब्रैकेट लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16,000 7,200 9,800 8,800 12,000 53,800। थोड़ा आराम से प्यार से करोगे तो भी आ जाएगा, ज्यादा मेरे तरह से दबाते रहोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। कभी कभी कैलकुलेटर का बटन खराब हो जाता है, प्यार से करो। नेक्स्ट, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा? यहां पे मैंने आपको कुछ बताया था, प्री में आए हुए प्रॉफिट या लॉस को हम किस नाम से बताते हैं? क्या लगता है? प्रॉफिट होगा ना, तो यहां पे क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। ये दो नाम हमारे पास हैं जिसको हमको सेग्रीगेट करना है। प्री में कमाए हुए प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल रिजर्व का नाम देंगे, लॉस हुआ तो गुडविल का नाम देंगे, पोस्ट में कमाए हुए प्रॉफिट को हम लोग नेट प्रॉफिट का नाम देंगे, अदरवाइज नेट लॉस का नाम देंगे। तो इनकम ही आएगा, तो यहां लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे। 64,000 18,200 64,000 माइनस 18,200 45,800, यहां पे हो गया, ठीक है। 45,800। नेट प्रॉफिट चेक करो, 2,48,000 माइनस 53,800 1,94,000, यहाँ पे 1,94,200। ये क्या है? ये हमारा नेट प्रॉफिट निकला। क्लियर है? कुछ नहीं करना, ऊपर से नीचे लिख देना, सेम एज इट इज 45,800 1,94,200। क्लियर है? अब इन दोनों का टोटल प्लस करके चेक करो, इतना होता है क्या? प्लस 45,800 है, सही बात है, खत्म, मतलब सही है। क्लियर गाइस? समझा आप लोग को? तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है फर्स्ट लेक्चर में। इसके बाद के लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे प्रैक्टिस लेके जाएंगे, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस लेके जाएंगे, थोड़ा ट्रिकी, लेकिन स्टार्ट करेंगे बेसिक से। तो बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर की सीरीज में, ठीक है। जल्दी इसको ये करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझा रहेगा, अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।